औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, this is our class of nuclear physics and we were studying the properties of the nucleus. One of the basic property of the nucleus is parity. पैरिटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि न्यूक्लियस में क्वालिटी ऑफ सेमनेस या इक्विवेलेंस को आप पैरिटी कह सकते हैं। हर जो पार्टिकल है अकॉर्डिंग टू वेव पार्टिकल ड्युअलिटी हर पार्टिकल के साथ एक वेव अटैच्ड है। अब ये जो वेव है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इन क्वांटम मैकेनिक्स विद अ वेव फंक्शन। और अगर हम कहें कि ये वेव फंक्शन जो है दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड, तो पैरिटी जो है वो फिर हमें ये बताएगी बिहेवियर ऑफ दिस वेव फंक्शन अंडर द इन्वर्जन ऑफ स्पेस। यानी जब हम इसके ऊपर पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो ये पैरिटी ऑपरेटर हमें बताएगा कि अगर इन एनी केस आपके पास जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं वो इन्वर्ट हो गए हैं, यानी x की बजाय माइनस एक्स हो गया है, y की बजाय माइनस वाई हो गया है, z की बजाय माइनस जेड हो गया है, तो क्या ये वेव फंक्शन सेम रहता है या ये वेव फंक्शन भी इन्वर्स हो जाता है? अगर ये वेव फंक्शन सेम रहेगा तो उसको हम एक इवन पैरिटी कहेंगे। अगर ये माइनस हो जाएगा यानी ये भी इन्वर्स हो जाएगा तो फिर ऑड पैरिटी हो जाएगा। तो पैरिटी न्यूक्लियस की जो है वो एसोसिएटेड होती है उस वेव फंक्शन के साथ जो उसको रिप्रेजेंट करता है। ये न्यूक्लियस की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और इससे हम न्यूक्लियर की स्टेट्स जो हैं वो बता सकते हैं। ये पैरिटी इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी कहलाएगी और जिसकी बेस पर हम न्यूक्लियर स्टेट्स जो हैं उनको डिफाइन करेंगे और हर जो न्यूक्लियर स्टेट है उसकी एक डेफिनेट पैरिटी होती है। अगर ये एक जो वेव फंक्शन है इसकी पैरिटी इवन पैरिटी हम तब कहते हैं जब उसमें इन्वर्जन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स वेव फंक्शन को चेंज नहीं करती। यानी ये अगर आपके पास आई एक्स वाई जेड है, हमने उसके ऊपर कोई ऑपरेटर अप्लाई किया जिसके नतीजे में एक्स वाई और जेड माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड हो गए लेकिन वेव फंक्शन सेम रहा, तो इसको हम कहते हैं इवन पैरिटी। वेव फंक्शन जिसमें पैरिटी इवन रहती है उसकी एग्जांपल है ए कॉस एक्स। मतलब कॉसाइन एक्स में जब आप कॉस माइनस एक्स भी लेते हैं तो यू गेट कॉस एक्स। यानी दोनों केसेस में आप ये देखें कि आपके पास जो वेव है वो सेंट्रल लाइन से ऊपर है। अच्छा जी, ऑड पैरिटी हमारे पास वो पैरिटी होती है जिसमें जब वेव फंक्शन है जब उसके ऊपर हम पैरिटी ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं तो इन्वर्जन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स के नतीजे में उसमें वेव फंक्शन अपनी जो डायरेक्शन है या चेंज नहीं करता उसको हम कहते हैं ऑड पैरिटी। सॉरी, वेव फंक्शन जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। यानी आपके पास जब कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेंज होते हैं माइनस होते हैं तो वेव फंक्शन भी नेगेटिव हो जाता है, तो इसको हम ऑड पैरिटी कहते हैं। और उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, जैसे इन केस ऑफ वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू ए साइन एक्स है। इसमें आप देखें कि जब इसमें स्पेस कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं तो आपके पास जो साइन एक्स है दिस बिकम्स इक्वल टू इन्वर्टेड, आपके पास पॉजिटिव की बजाय ये नेगेटिव हो जाता है। अच्छा जी, अब ऑब्वियसली हमने ये बात की थी कि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हैं कि हमारे पास एक वेव फंक्शन होता है, तो वेव फंक्शन से कोई भी रिजल्ट निकालने के लिए हमें उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करना पड़ता है। और ये जो ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन या कोई भी रिजल्ट के लिए जो हम परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक ऑपरेटर। तो इन दिस केस क्योंकि हम उसकी पैरिटी को चेक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि स्पेस कोऑर्डिनेट इन्वर्ट्स होने के बाद क्या कोई रिजल्ट्स चेंज होते हैं या नहीं, तो उसके लिए जो ऑपरेटर हम अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड पैरिटी ऑपरेटर। तो वो ऑपरेटर जो परफॉर्म करता है ऑपरेशंस ऑन वेव फंक्शन रिलेटेड टू द पैरिटी ऑफ द वेव फंक्शन, उसको हम पैरिटी ऑपरेटर कहते हैं। ये जब हम स्पेस कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट कर देते हैं तो उसके नतीजे में फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू किस तरह से हो रही है। इस पैरिटी ऑपरेटर को हम नाम रिप्रेजेंट करते हैं पी से।
पी हैट से। अब जब हमने इसको किसी वेव फंक्शन जो कि डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जेड पर अप्लाई किया है, तो उसके नतीजे में ये देखें कि सारे के सारे एक्स वाई और जेड जो हैं ये इन्वर्ट हो गए हैं। तो हम कंसीडर करते हैं आमतौर पर जब हम ना कोई भी पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, तो उसके नतीजे में जो हमें वेव फंक्शन मिलता है ना, इसको हम आइगन फंक्शन का नाम भी दे सकते हैं। आइगन का मतलब होता है वैल्यू। तो आइगन फंक्शन भी हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ से हमें जो मिलता है आइगन फंक्शन, यहाँ से जो हमें आइगन फंक्शन मिलता है दैट इज़ जी। तो जब हम पैरिटी ऑपरेटर इस साई वेव फंक्शन पर अप्लाई करते हैं, तो उसके नतीजे में हमें जो -x -y और -z की फॉर्म में ये चेंज हो गया है, और अगर इसका जो रिजल्ट होता है उसको हम आइगन वैल्यू कहते हैं। तो ये देखें कि ये अगर आइगन फंक्शन हमने जी लिया हुआ है और उसके ऊपर पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं और उसके नतीजे में ये हमें आइगन वैल्यू अल्फा मिल रही है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा वी अगेन ऑपरेट दिस पैरिटी ऑपरेटर। हम इसको दोबारा सेकंड टाइम भी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जब दूसरी दफा हम अप्लाई करेंगे तो हमें जी एक्स वाई जेड और ये अल्फा स्क्वायर की फॉर्म में आइगन वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पर दो दफा जब हमने इसके ऊपर पैरिटी ऑपरेटर को अप्लाई किया, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में आया है। तो जब हम इसको अल्फा लेंगे तो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये प्लस माइनस 1 हो जाएगा, जिसका मतलब है कि अल्फा जो आइगन वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। जब पैरिटी ऑपरेटर को अप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इवन पैरिटी है और इवन फंक्शन है। जब हमारे पास ये वैल्यू -1 होगी, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऑड पैरिटी है और ऑड फंक्शन है। तो ऑड वेव फंक्शन की केस में आइगन वैल्यू -1 होती है। अल्फा यहाँ पर क्वांटम नंबर है और इसको हम पैरिटी ऑफ द सिस्टम कह सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि पैरिटी जो सिस्टम की है ना, ये क्वांटाइज्ड है। सिस्टम की इवन पैरिटी होगी तो अल्फा विल बी इक्वल टू 1, और सिस्टम की ऑड पैरिटी होगी तो अल्फा विल बी इक्वल टू -1। तो पैरिटी जो है ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L के साथ रिलेटेड है इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, जिसमें हम पैरिटी को कह सकते हैं -1 की पावर L है। L यहाँ पर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू जब 1 होती है तो पैरिटी माइनस होती है, ऑड होती है, और जब 2 होती है तो पैरिटी इवन होती है, और जब 3 होती है तो पैरिटी अगेन ऑड होती है। अब ये तो हमने सिंपल क्वांटम मैकेनिकली पैरिटी की बात कर दी है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो पैरिटी है इन केस ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियर पैरिटी क्या है। न्यूक्लियस का जो वेव फंक्शन है वो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट, और इसके अलावा एक ऐसा फंक्शन जो कि डिपेंड कर रहा है स्पिन ओरिएंटेशन पर। न्यूक्लियर की जो स्टेट्स हैं उनकी डेफिनेट पैरिटी है, और ये पैरिटी डिपेंड कर रही होती है न्यूक्लियस के पार्टिकल्स पे, क्योंकि न्यूक्लियस एक कंपोजिट आपके पास स्टेट है या कंपोजिट पार्टिकल है, और न्यूक्लियस बना हुआ है आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो पैरिटी होगी उसकी कंपोजिट फॉर्म में जब हम लेंगे या उसकी जो प्रोडक्ट लेंगे या उसका जो सम लेंगे, उसके नतीजे में हमें न्यूक्लियस की पैरिटी मिल जाएगी। न्यूक्लियस की मोशन को हम ये कह सकते हैं कि उसकी इवन पैरिटी होती है अगर इसके वेव फंक्शन का जो स्पेशल पार्ट है वो अनचेंज रहता है, यानी एक्स वाई जेड अगर अनचेंज रहेंगे, चाहे हम इसको -x -y -z के साथ रिप्लेस कर दें, तो ये हमारे पास इवन पैरिटी होगी। और अगर ये हमारे पास चेंज हो जाएँगे, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास पैरिटी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। पैरिटी और एंगुलर मोमेंटम जो है आपस में ये भी कंसर्न है। पैरिटी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम से ही हम पैरिटी को डिफाइन करते हैं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट हम करते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो कॉम्बिनेशन होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। अब अगर आपके पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के हिसाब से देखा जाए, तो अगर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इवन है तो पैरिटी इवन होगी, अगर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ऑड है तो पैरिटी आपके पास ऑड होगी। तो वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिसमें इवन पैरिटी होती है, जिसमें सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एल फॉर ऑल द पार्टिकल्स इवन होती है, तो वहां पर पैरिटी भी आपके पास इवन होगी। जब आपके पास जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो ऑड है, तो पैरिटी भी ऑड होगी। ग्राउंड स्टेट जो है आपके पास
किसी भी न्यूक्लियस की जिसमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे, ऐसे न्यूक्लियाई की पेरिटी पॉजिटिव होती है और वो आपके पास न्यूक्लियाई जिसमें आपके पास जो मैस नंबर जो है वो ऑड है, उसमें आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन की वजह से आ सकती है ऑड और न्यूक्लियाई में, तो उसके हिसाब से फिर पैरिटी जो है वो आपके पास नेगेटिव हो सकती है या ज़ीरो भी हो सकती है या आपके पास ये इवन भी हो सकती है। तो कंज़र्वेशन ऑफ पैरिटी आपको ये स्टेट करती है कि एक सिस्टम जिसमें आपके पास इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे, वहाँ पर जो पैरिटी है वो भी आपके पास इवन होगी और अगर आपके पास अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन्स आ जाते हैं, यानी या तो सिर्फ एक अनपेयर्ड प्रोटॉन रह जाता है या सिर्फ एक अनपेयर्ड न्यूट्रॉन रह जाता है, तो उसकी वजह से जो पैरिटी है वो आपके पास ऑड हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास ऑड और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, तो उसके केस में जो पैरिटी है वो आपके पास इवन भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन के न्यूट्रॉन्स अनपेयर्ड कितने हैं या पेयर्ड कितने हैं। वीक इंटरैक्शन में आमतौर पर पैरिटी जो है वो कंजर्व नहीं रहती, लेकिन स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में पैरिटी हमेशा कंजर्व रहती है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, म्यू मेसॉन्स या पाई मेसॉन्स उनकी पैरिटी जो इंट्रिंसिक पैरिटी है म्यू मेसॉन्स की वो इवन रहती है, जबकि इंट्रिंसिक पैरिटी जो पाई मेसॉन्स की है वो ऑड होती है। ये वो सारे पार्टिकल्स हैं जिनसे मिल के आपके पास न्यूक्लियस बना होता है। तो सारे सिस्टम की जो पैरिटी है वो प्रोडक्ट ऑफ पैरिटीज होती है ऑल सिस्टम्स की। इंडिविजुअल पार्टिकल्स की आप पैरिटीज लेते हैं, उनको आप ऐड करते हैं तो आपके पास पूरे सिस्टम की पैरिटी आ जाती है। पैरिटी से जो हमारे पास नेक्स्ट फिनोमेना है अब वो है न्यूक्लियर स्पिन का। कि जिस तरीके से हमने कहा कि आपके पास जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनकी स्पिन होती है और स्पिन वैसे भी जो आपके पास पार्टिकल्स है ना उनकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। एंगुलर मोमेंटम आपके पास दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से और इसके अलावा स्पिन एंगुलर मोमेंटम से। ऑर्बिटल मोशन वो मोशन है जो वो न्यूक्लियस के अराउंड, अगर इन केस ऑफ हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अगर हम न्यूक्लियॉन्स की बात करें तो जो उनकी ऑर्बिटल मोशन है वो कहलाती है उनकी वजह से ऑर्बिटल रिवॉल्व करता है। लेकिन अ, वो उनकी मोशन जो कि अराउंड देयर ओन एक्सिस होती है वो उनकी स्पिन मोशन कहलाती है और ये जो स्पिन मोशन है इसकी वजह से पार्टिकल्स में मैग्नेटिक बिहेवियर शो होता है। तो आपके पास स्पिन जो है ये प्योरली क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है और इसका कोई काउंटर पार्ट जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में मौजूद नहीं है। न्यूक्लियस में आपके पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं और हर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम मौजूद है जो डिपेंड कर रहा है उसकी स्पिन मोशन पर। ये जो आपके पास इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, इसकी बेस पर हर एक पार्टिकल की इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट होती है और इस मैग्नेटिक मोमेंट की बेसिस पर ये पार्टिकल्स लिटिल मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं और उसकी वजह से इनके नॉर्थ और साउथ पोल मौजूद होते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, इसकी बेस पर हम जो कोई भी पार्टिकल है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट को उसके एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं और इसी की बेस पर उसकी जो न्यूक्लियर स्पिन है उसको कैरेक्टराइज किया जा सकता है। तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिन दोनों की ही जो स्पिन है वो हाफ होती है 1/2 के बराबर और मैग्नेटिक मोमेंट जो है इन न्यूक्लियस का वो इक्वल होता है सम ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस की मैग्नेटिक मोमेंट है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मैग्नेटिक मोमेंट्स को ऐड करके हमें मिलती है। जैसे अगर हम एक न्यूक्लियस लें हाइड्रोजन का जिसमें एक प्रोटॉन है, तो उसकी जो स्पिन है वो 1/2 है और न्यूक्लियस जो हीलियम का है इसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो 2 प्रोटॉन्स भी पेयर्ड हैं और इसी तरीके से उनकी फिर मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाती है। इसी तरीके से आपके पास न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी पेयर्ड हैं, तो उनकी भी आपके पास जो स्पिन है वो 0 हो जाती है, तो ओवरऑल जो स्पिन होती है हीलियम की वो 0 आ जाती है। इसमें कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होती। इसी तरीके से अगर आप कार्बन 12 वाला एलिमेंट ले लें या उसका न्यूक्लियस ले लें तो इसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाती है क्योंकि आपके पास प्रोटॉन्स भी सारे पेयर्ड हैं और न्यूट्रॉन भी पेयर्ड है। लेकिन अगर आपके पास आइसोटोप है कोई कार्बन का जो कि 6C13 है और उसमें जो स्पिन आपके पास आएगी वो 1/2 आएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास 6 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन की वैल्यू 7 है जिसमें कि पेयर्ड आपके पास 6 हो जाएँगे और एक आपके पास होगा अनपेयर्ड।
तो अनपेयर्ड न्यूट्रॉन की वजह से इसकी स्पिन 1/2 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप नाइट्रोजन का एक न्यूक्लियस लें, तो उसकी जो स्पिन है वो 1 हो जाएगी। उसकी स्पिन 1 होने की रीज़न क्या है कि एक अनपेयर्ड न्यूट्रॉन और एक अनपेयर्ड प्रोटॉन मौजूद है। दोनों की स्पिन 1/2 है। जब हम उनको ऐड करेंगे, तो टोटल जो स्पिन है दैट विल बी इक्वल टू 1। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं और इसलिए इनके हमारे पास सेपरेट सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर स्पिन को या न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम जो बेस कर रहा है स्पिन पर, तो वो आपके पास होता है आई प्लस वन अंडर रूट एच कट, और इसका जो जेड कंपोनेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम आई एच कट से। आई की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है मास नंबर ए पर न्यूक्लियस के। अगर तो आई जो है इसकी वैल्यू कोई इंटीजर हो सकती है या जीरो हो सकती है, अगर आपके पास मास नंबर इवन है, यानी 12 है, 14 है, 18 है, 16 है, तो ये वैल्यू या तो जीरो होगी या 1 2 3 4 में से कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास जो मास है वो मास नंबर ए ऑड है, तो फिर जो आपके पास स्पिन की वैल्यू है ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगी, यानी 1/2 होगी, 3/2 होगी, 5/2 होगी, कुछ भी हो सकती है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपके पास अनपेयर्ड एक न्यूट्रॉन या अनपेयर्ड एक प्रोटॉन मौजूद है। अगर अनपेयर्ड एक न्यूट्रॉन और अनपेयर्ड एक एक प्रोटॉन दोनों ही मौजूद है, तो फिर ए आपके पास इवन हो जाता है। तो उसकी केस में फिर जो आपके पास स्पिन है, आई जो है उसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो मैग्नेटिक मोमेंट्स जो हैं दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम, या हम जिसको मैग्नेटो जाइरेटिक रेशो कह सकते हैं, वो आपके पास है सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम के। न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब प्रोपोर्शनैलिटी को हम खत्म करते हैं तो हमारे पास आता है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसको हम मैग्नेटो जाइरेटिक रेशो कहते हैं। हर न्यूक्लियस जो है उसकी एक यूनिक वैल्यू होती है गैमा की, जिसके यूनिट्स हैं पर सेकेंड पर टेस्ला। यहाँ पर जो इन केस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन स्पिन 1/2 है। इन केस ऑफ ड्यूट्रॉन आपके पास स्पिन 1 है। ये एक टेबल बना हुआ है जिसमें आपको मुख्तलिफ चीजें नजर आ रही हैं। कंपाउंड कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम की जो है उनको आप अलाइन कर सकते हैं अलोंग द जेड एक्सिस बाय द गिवन मोमेंटम नंबर, क्वांटम नंबर एम आई। तो जिसकी पॉसिबल वैल्यूज माइनस आई प्लस वन से आई तक कुछ भी हो सकती हैं, और न्यूक्लियस की स्पिन 1/2 है इन केस ऑफ 1h1, और इसी तरीके से एम आई जो है उसकी वैल्यू प्लस माइनस 1/2 हो सकती है। अब न्यूक्लियाई की जो स्पिन प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो सकती हैं? न्यूक्लियर स्पिन रिलेटेड होती है न्यूक्लियॉन्स से, और वो न्यूक्लियॉन्स जो कि मिलके बना रहे हैं न्यूक्लियस। अगर ऑड मैस न्यूक्लियाई है तो आपके पास जो स्पिन्स होंगी वो फ्रैक्शनल होंगी, यानी 1/2 3/2 5/2। अगर इवन मैस न्यूक्लियाई है और उनमें ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, तो इंटेग्रल स्पिन होगी, यानी 1 2 3 4 5। अगर आपके पास इवन मैस न्यूक्लियाई इस तरह के हैं जो कि इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं, तो फिर स्पिन 0 होगी, जैसे 6 C12 है, 8 O16 है। तो हाफ 1/2 जो स्पिन न्यूक्लियाई की है उसमें आमतौर पर आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल होती है, और इस वजह से आप उनके नॉर्मल बिहेवियर को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा अगर स्पिन न्यूक्लियाई की कोई और डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर आप उसको जैसे हमने इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट में देखा था कि या तो वो प्रोलेट होगी या फिर ऑब्लेट स्पिनिंग बॉडीज होंगी। अगर न्यूक्लियाई आपके पास नॉन जीरो स्पिन की हैं तो उनकी मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो होंगी, लेकिन अगर आपके पास नॉन स्फेरिकल न्यूक्लियाई हैं तो फिर आपको उनकी इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट भी बतानी पड़ेगी। यानी आपके पास जैसे अभी हमने बात की है कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल नहीं है, वो प्रोलेट और ऑब्लेट हो सकती है। और ये किस बेस के ऊपर हम करते हैं कि अगर आपके पास जो स्पिन है वो नॉन जीरो है और स्फेरिकल न्यूक्लियाई भी नहीं है, तो फिर आपके पास वो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट की बेस पर हमने कहा था कि वो प्रोलेट या ऑब्लेट कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ तक तो बात हो गई, हमने ये भी बात कर ली कि जो न्यूक्लियाई हैं उनका कोई पैरिटी भी होती है इवन या ऑड, और फिर हमने ये भी बात कर ली कि उनकी स्पिन भी होती है। अब स्पिन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बहरहाल आपके पास एक ब्रांच है
जिसमें आप डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं और फिर उसका एनालिसिस करते हैं। लेकिन यही जब स्टैटिस्टिक्स को आप फिज़िक्स को स्टडी करने के लिए यानी उसमें जब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपके पास ये बन जाती है स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स। अब ये जो स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स है, ये आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स अप्रोच में भी आती है और क्वांटम मैकेनिक्स अप्रोच में भी आती है। क्लासिकल मैकेनिकल अप्रोच में आप स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज़ या वेलोसिटीज़। लेकिन किस केस में जब आप गैस के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे होते हैं या आप आम बात कर रहे हैं कि कोई कार्स मूव कर रही हैं, उनकी वेलोसिटीज़ के हिसाब से आप डाटा मालूम कर रहे हैं, यानी जब आप क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो उसकी केस में फिर आप क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन क्लास स्टैटिस्टिक्स लेते हैं। तो लेकिन जब आपके पास फोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं या फिर बिल्कुल ही जिसको आप कहते हैं आपके पास स्टैंडर्ड मॉडल्स है जो पार्टिकल्स डिस्कवर हुए थे, वो सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो आप फिर उनको क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स से डिस्कस नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको एक और तरह की स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर डिवाइस कर रही है। क्योंकि जितने भी प्रोटॉन्स, फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स या सब एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या फिर न्यूक्लियाई हैं, वो आपके पास उनकी जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी फॉर्मूलेशन 2 तरह से होती है। एक है बोज़-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, दूसरी है फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो आपके पास ये दोनों तरह के जो पार्टिकल्स हैं, आप इनको ले लेते हैं कि ये आपके पास इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, नॉन इंटरैक्टिंग हैं और इसके अलावा आप इनको आइडेंटिकल भी कह सकते हैं। तो पहला एक जो आइडिया दिया था वो बोज़-आइंस्टाइन ने दिया था। सिंदरनाथ बोस ने एक थ्योरी डेवलप की थी ऑन द बाय चेकिंग द बिहेवियर ऑफ द सम पार्टिकल्स दैट वर इंडिस्टिंग्विशेबल और नॉन इंटरैक्टिंग और जो डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स में मौजूद थी। उसने कहा कि आप इन आइडेंटिकल पार्टिकल्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी खास तरीके से और उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स उसके लिए डेवलप की, उनके वेव फंक्शंस डेवलप किए, उनके पार्टीशन फंक्शंस डेवलप किए एनर्जी वगैरह के। लेकिन उनके जो आइडिया था जब उन्होंने पब्लिश करने के लिए भेजा तो ये रिजेक्ट हो गया। क्योंकि रिसर्च का एक खास तरीका होता है कि जब आप कोई भी चीज़ पब्लिश कराना चाहते हैं तो आपको पहले ये देखना पड़ता है उसका स्कोप क्या है, उसके कौन से जर्नल्स हैं जो उसको पब्लिश करेंगे। तो देन ही रोट अ लेटर टू आइंस्टाइन। उसने ये अपनी सारी रिसर्च जो थी वो आइंस्टाइन को सेंड की। आइंस्टाइन ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की और फिर ये बोज़ आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के नाम से जो उसका रिसर्च पेपर था वो पब्लिश हुआ और ये एक खास किस्म की स्टैटिस्टिक्स है जो कि डील करती है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से जिनके जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक होते हैं। तो सिमेट्रिक वेव फंक्शन जैसे भी हमने बात की थी कि जब पैरिटी ऑपरेटर उनके ऊपर अप्लाई करते हैं तो इन्वर्जन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स के बावजूद जो वेव फंक्शन है वो चेंज नहीं होता, तो उनको आप सिमेट्रिक वेव फंक्शंस कह सकते हैं। क्योंकि ये वेव फंक्शन अपना साइन चेंज नहीं करते, तो आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो इंटरचेंज हो सकते हैं इजीली। बोज़-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स उन पार्टिकल्स पर अप्लाई होती है दैट आर नॉट लिमिटेड टू द सिंगल ऑक्यूपेंसी ऑफ द सेम स्टेट। मतलब जिस तरीके से हम ये कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कि ए ऑल 4 स्टेट्स जो हैं वो सेम नहीं हो सकती, स्पिन डिफरेंट होगी। तो इन पार्टिकल्स के ऊपर ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इनकी स्पिन डिफरेंट नहीं होती, इसमें कोई लिमिट नहीं है सिंगल ऑक्यूपेंसी पर। तो ये पार्टिकल जो है ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते। इन पार्टिकल्स की जो स्पिन होती है वो इंटीग्रल वैल्यू रखती है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 है। और इसके अलावा ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी जो इंटीजर वैल्यू ऑफ स्पिन है उसकी बेस पर हमने इनको नाम दिया हुआ है बोसॉन्स का। तो इनका कोई ख़ास इंटरैक्शन भी नहीं होता आपस में। तो पार्टिकल्स जैसे फोटॉन्स हैं, पाइऑन्स हैं, अल्फ़ा पार्टिकल हैं, न्यूट्रॉन है, इन सारों का जो मास नंबर और वो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर इवन होता है, उनको हम बोज़-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को वही करते हैं और उनको हम बोसॉन्स कहते हैं। सेकंड टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स उन पार्टिकल पर अप्लाई होती है जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। ये भी आपके पास आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं और इसके अलावा ये वो पार्टिकल हैं जो जिनकी चार सारी स्टेट्स जो है ना क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स वो सेम नहीं होती। यानी अगर इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर सेम हो जाए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम हो जाए तो इनका स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं होता। जिसमें हम ये बात करते हैं कि 4 की 4 स्टेट्स जो हैं वो सेम नहीं हो सकती, यानी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को जो ओबे करते हैं पार्टिकल्स वो फर्मिऑन्स कहलाते हैं और वो जो स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं उसको हम फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स कहते हैं।
फर्मी-डिराक जो स्टैटिस्टिक्स है ये उन पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई होती है जिनका जो वेव फंक्शन है वो एंटी सिमेट्रिक है। यानी जब हम इनके ऊपर पैरिटी ऑपरेटर लगाते हैं, यानी जब सारे कोऑर्डिनेट स्पेस के और स्पिन के इन्वर्ट होते हैं, तो इनका वेव फंक्शन अपना साइन चेंज कर लेता है, माइनस साई हो जाता है। तो तो इसमें फिर 2 जो पार्टिकल्स हैं वो जब उनके आप कोऑर्डिनेट्स को चेंज करेंगे तो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन आपको मिलेगा। तो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होती है उन आइडेंटिकल पार्टिकल पर जिनकी स्पिन हाफ इंटीग्रल होती है। ये पार्टिकल्स जो हैं इनका जो म्यूचुअल इंटरैक्शन जो है वो नेग्लिजिबल है और मैनी पार्टिकल सिस्टम इन टर्म्स ऑफ सिंगल पार्टिकल एनर्जी स्टेट्स हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होती है सब न्यूक्लियाई पर जिनका मास नंबर ऑड है, यानी 1h1, 3Li7 वो पार्टिकल्स जिनमें आपके पास हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है, यानी 1/2, 3/2 और सो ऑन, तो वो फर्मियॉन्स कहलाते हैं। इसमें आपके पास क्वार्क्स आ जाते हैं, लेप्टॉन्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, म्यूऑन्स आ जाते हैं, न्यूट्रिनोज आ जाते हैं और इसके अलावा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी आ जाते हैं। तो आपके पास जो फर्मियॉन्स हैं, ये ओबे कर रहे होते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को और ये सेम स्टेट्स में एट द सेम लोकेशन और एट द सेम टाइम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जब हम स्पिन की बात कर ली हमने, हमने पैरिटी की बात कर ली, हमने स्टैटिस्टिक्स की बात कर ली, तो अब हमारे पास एक कंजर्वेशन लॉ आता है जो न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो मतलब जो उन्हें ओबे करना होता है और इसको हम कहते हैं आइसो स्पिन। आइसो का मतलब होता है सेम, स्पिन का मतलब है स्पिन। तो न्यूक्लियस जो है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अपनी सेपरेट एनर्जी स्टेट्स में होते हैं और जब सेम पार्टिकल की जो सेपरेट स्टेट्स हैं उसको हम न्यूक्लियॉन कह देते हैं। मतलब एक स्टेट को प्रोटॉन का नाम देते हैं, एक को न्यूट्रॉन का देते हैं और ओवरऑल ये न्यूक्लियॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम चार्ज की बात ना करें तो फिर सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो ये आइडेंटिकल है और न्यूक्लियर फोर्स की भी जो है वो किसी चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही होती। तो न्यूक्लियॉन्स को जो क्वांटम नंबर जिसके ज़रिए हम इंडिकेट करते हैं न्यूक्लियॉन को कि वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, उसको हम आइसोटोपिक स्पिन या आइसोस्पिन कहते हैं। ये जो आइसोटोपिक स्पिन जो है, इसका कोई ताल्लुक भी उम, ना तो रोटेशन के साथ है, ना स्पिनिंग के साथ है, कोऑर्डिनेट एक्स स्पेस की स्पिनिंग या रोटेशन के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। अगर जो न्यूक्लियॉन टाइप है, it is indicated by I3. For proton, I3 is equal to 1 by 2 and for neutron, I3 is equal to minus 1 by 2. हाँ यूज है I3 इज इक्वल टू 1/2 और न्यूट्रॉन के लिए ये -1/2 होती है, यानी ये जो स्पिन है ये 1/2 है आपके पास प्रोटॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए -1/2 है। अब हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक कार्बन का न्यूक्लियाई है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। सबका जो आपके पास मास नंबर है वो 14 है और इनको आप आइसोबार्स कह सकते हैं। हमने कहा था आइसोबार्स वो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं जिनके बैरियन नंबर सेम होते हैं। बैरियन नंबर का मतलब क्या है कि जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम होती है। कार्बन 14 में देखें आपके पास 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन। इसी तरीके से ऑक्सीजन 14 में देखें तो 8 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे मिरर न्यूक्लियाई या कॉन्जुगेट न्यूक्लियाई भी है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है वो स्वैप हो गया है, यानी एक में प्रोटॉन 8 है, दूसरे में न्यूट्रॉन 8 है। एक में प्रोटॉन 6 है, दूसरे में न्यूट्रॉन 6। इस किस्म के न्यूक्लियाई को हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हम मिरर न्यूक्लियाई या कॉन्जुगेट न्यूक्लियाई कहते हैं। और नाइट्रोजन जो है उसमें 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है और ये साइज कॉन्जुगेट है, यानी अपना ही कॉन्जुगेट है। तो अब हम देखते हैं कि नेट जो I3 वैल्यू आइसोटोपिक स्पिन की जो वैल्यू है कार्बन के लिए क्या है। तो कार्बन में 6 प्रोटॉन है तो ये 1/2 होगा हर एक के लिए और इसी तरीके से 8 न्यूट्रॉन्स हैं तो न्यूट्रॉन्स के लिए हम -1/2 पुट करेंगे, सारे को ऐड किया तो -1 आ गया। इसी तरीके से अब हम नेट वैल्यू नाइट्रोजन के लिए देखते हैं तो नाइट्रोजन के लिए हमारे पास 0 आती है और ऑक्सीजन के लिए जो हम देखते हैं तो हमारे पास 1 आ जाती है। -1, 0 और 1 ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास हो गई। इन जनरल जो ये जो फ़ॉर्मूला है ये 1/2 Z माइनस n के बराबर है, जहाँ पर Z जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन है, n जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है और I3 जो है
उसकी जो वैल्यू है आपके पास डिपेंड करती है कि आपके पास वो न्यूट्रॉन एक्सेस है या न्यूट्रॉन आपके पास डेफिशिएंट है। अगर आपके पास न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, अगर न्यूट्रॉन कम होंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है तो ये वैल्यू आपको 0 देगी। इसके अलावा अगर आपके पास ये जो वैल्यू i3 की है ये हाफ इंटेग्रल हो सकती है अगर आपके पास ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं, इनकी वैल्यू सेम नहीं होगी। तो आइसोटोपिक स्पिन ऑफ न्यूक्लियॉन आपके पास 1/2 होगी अगर आपके पास I3 की वैल्यू या तो 1/2 हो या -1/2 हो, यानी प्रोटॉन के लिए 1/2 है और न्यूट्रॉन के लिए -1/2 है। इन केस ऑफ मेसॉन ये वैल्यू 1 होती है और या 0 होती है या -1 होती है, यानी पाई पॉजिटिव मेसॉन के लिए ये 1 होती है, पाई 0 मेसॉन के लिए ये 0 होती है और आपके पास पाई नेगेटिव मेसॉन के लिए ये -1 होती है। तो मेसॉन और बैरियन्स को फिर हम ये वैल्यूज़ जो हैं वो असाइन की जा सकती हैं I3 की। यहाँ से अब हम कंज़र्वेशन ऑफ आइसोस्पिन की तरफ जा रहे हैं कि आपके पास आइसोस्पिन जो है वो कंज़र्व कैसे होती है। अगर आपके पास एक रिएक्शन है फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रॉन और उसके नतीजे में नाइट्रोजन बनी है और हीलियम बनी है। ऑक्सीजन में देखें आपके पास 16 मौजूद हैं न्यूक्लियॉन्स और न्यूट्रॉन में 2 हैं, नाइट्रोजन में 14 है और हीलियम में 4 है। अब हम देखते हैं कि I3 की जो वैल्यू ऑक्सीजन के लिए है 8 प्रोटॉन के हिसाब से और 8 न्यूट्रॉन के हिसाब से जब हम देखेंगे तो प्रोटॉन के लिए 1/2 है, न्यूट्रॉन के लिए -1/2 है तो ये 0 हो जाएगी। इसी तरीके से जब आप हाइड्रोजन मतलब 1H2 ड्यूट्रॉन के लिए देखते हैं तो ये वैल्यू में हमारे पास 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है तो ये नेट भी 0 है। अब नाइट्रोजन में देखते हैं 7 न्यूट्रॉन और 7 प्रोटॉन है तो अगेन ये 0 हो जाएगी। हीलियम में देखते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है तो ये अगेन 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपके पास रिएक्टेंट्स वाली साइड पर भी आप देखिएगा, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 मतलब रिएक्टेंट्स की भी आइसोस्पिन 0 है और प्रोडक्ट्स की भी 0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आइसपिन इस रिएक्शन के लिए कंजर्व है। ये रिएक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। अब स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस में आइसोस्पिन जो है वो कंजर्व रहती है। अब हम एक इन रिएक्शन देखते हैं जिसमें आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है, यानी अगर 2 ड्यूट्रॉन्स हैं, उसके नतीजे में हमें अल्फा मिला है और पाई पॉजिटिव मिला है। तो ड्यूट्रॉन की और अल्फा की जो स्पिन है, आइसोस्पिन वो 0 अभी हमने देखा है। ये 1s2 है, ये भी 1s2 है। दोनों के केस में आइसोस्पिन 0 है क्योंकि इसमें 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, इसमें भी 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, इफेक्ट कैंसल हो जाएगा। अल्फा में 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन है, इसका इफेक्ट भी कैंसल हो जाएगा। लेकिन पाई पॉजिटिव में ये जो स्पिन है ये 1 होती है, तो यहाँ पर ये कंजर्व नहीं रहता। तो फिर इस केस में हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ये कंजर्व नहीं है इसमें आइसोस्पिन। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये फॉरबिडन है। मतलब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए जितने भी कंजर्वेशन लॉ हैं उनको फुलफिल होना चाहिए। अब अगर हम देखें ये प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू ड्यूट्रॉन प्लस पाई पॉजिटिव और इसी तरीके से न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन डी प्लस पाई नॉट। तो ये जो आपके पास एक रिएक्शन है इसमें जो स्पिन है वो कंजर्व होगी। ये अब आप लोगों ने खुद चेक करना है कि क्या इसमें आइसोस्पिन कंजर्व है या नहीं है। तो आज हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं जिसमें हमने देखा है कि सबसे पहले कि आपके पास पैरिटी क्या चीज़ है, पैरिटी की बेस पर फिर हमने स्पिन को स्टडी किया है और हमने देखा है कि न्यूक्लियस की स्पिन जो है वो इंडिविजुअल स्पिन नहीं होती बल्कि ये एक आपके पास कंपोजिट होती है। जितने भी न्यूक्लियॉन्स से मिलके न्यूक्लियस बना हुआ है उनमें पार्टिकल्स की स्पिन होती है वो एड अप करके आपके पास न्यूक्लियर की स्पिन बनती है। फिर उसके बाद हमने देखा है कि स्पिन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है यहाँ पर और ये जो स्पिन है इसी की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट्स जो है वो अराइज होती हैं और मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से फिर आगे फर्दर हम ये देखते हैं कि जो बिहेवियर है न्यूक्लियस का उसकी बेस पर मैग्नेटिक उसकी शेप और उसकी जो पैरिटी है उसको डिफाइन किया जा सकता है। फिर हमने देखा है कि इसी की बेस पर 2 तरह की स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं। कुछ हमारे पास पार्टिकल फर्मियॉन्स हैं और कुछ हमारे पास बोसॉन्स हैं। फर्मियॉन्स वो पार्टिकल हैं जिनकी स्पिन हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होती है और वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। और बोसॉन्स वो पार्टिकल हैं जिनकी स्पिन फुल इंटीग्रल मल्टीपल है और वो आपके पास ओबे नहीं करते पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, यानी वहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि कितनी स्टेट्स में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं। उसके अलावा हमने उसके बाद देखी है कंजर्वेशन ऑफ आइसोस्पिन को हमने देखा है और हमने ये देखा है कि किस सूरत-ए-हाल में किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए आपके पास
स्पिन को कंज़र्व रहना चाहिए और आम तौर पर वो आपके पास इंटरैक्शंस जो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस हैं या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस हैं, उसमें स्पिन कंज़र्व रहती है, लेकिन वीक इंटरैक्शन में स्पिन जो है वो कंज़र्व नहीं रहती।